मैं ना ये रुमाल बांध देता हूँ, इससे तेरा खून बंद हो जाएगा। क्या हो रहा है भाई? तुम लोगों को मालूम नहीं है प्राइवेट इलाका? हाँ हाँ वो मालूम है, ये प्राइवेट इलाका है। तो दरअसल हम लोग महालक्ष्मी स्टेशन जा रहे थे। ओहो, तो अचानक इसके पैर में चोट लगी तो थोड़ी देर बैठ गए थे। तो ऐसे कैसे रुक गए? हाँ, प्राइवेट एरिया ही है, मेरे बाप का बगीचा नहीं है। बाप पे मत समझा ना। ए क्या करेंगे? हाँ तू इधर लड़की के साथ आया ना? दुपट्टा आपका? हाँ दुपट्टा क्या फॉरेंसिक टेस्ट साठी पाठवू. मोहिते, अगर ये दुपट्टा अभी तक यही है तो हो सकता है कि इस केस से जुड़े हुए कई सारे सबूत हमें यहाँ मिल सकते. चारों तरफ अच्छे तरीके से छान मार. सर ये सारी चीजें कलेक्ट करो और फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजो. सर स्नेहा, साहब वो घटना के बाद उन पांचों ने हम दोनों को इधर ही छोड़ दिया और फिर धमकी भी दी और उसके बाद वो लोग उस रास्ते से निकल गए। ये रोना धोना बंद कर, समझी? और जो बोल रहा हूँ ना वो कान खोल के ध्यान से सुन. अगर ये बात किसी को बताई, किसी को भी आ, तो घर में घुस के मारेंगे. नाम पता सब है हमारे पास. बाकी फोटो और वीडियो दोनों है. हाँ? और सीधा इंटरनेट पर डालेंगे हम लोग, समझी? अब चुपचाप यहाँ से निकल, स्टेशन जा, गाड़ी पकड़ और घर जा. चलो वजीर भाई. सर उन लड़कों का क्या करेंगे? आंख खींच लेंगे. वो लड़के भक्ति मिल्स के आसपास के, अपने आदमियों को काम पे लगाओ. 22 तारीख को फोटो जर्नलिस्ट का केस भी आया था. हाँ सर. क्या कर रहे हो इधर? क्यों, क्या हुआ? वो केस क्राइम ब्रांच देख रही है. आई नो मोहित, लेकिन एक ही जगह सिमिलर तरीका, सिमिलर वारदात. मुझे पूरा विश्वास है कि ये दोनों केस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. उन लड़कों में से एक भी हाथ में आ गया, जबान खींच के बाकी के नाम उगलवा लेंगे. क्राइम ब्रांच से भी इस केस की रिपोर्ट है. सर फोटो जर्नलिस्ट के मामले के बाद पुलिस और प्रशासन दोनों सतर्क हो गए. इस केस की निंदा करने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए थे.
इंसाफ के लिए आवाजें उठने लगी। पुलिस पर लगातार दबाव बढ़ रहा था। एक ही जगह पर एक जैसे दो जघन्य अपराधों ने सबको सकते में डाल दिया। पुलिस के लिए इन दोनों केसेस को सुलझाना एक बड़ी चुनौती थी, जहां शायद अपराधी एक ही थे, लेकिन पुलिस बड़ी मुस्तैदी से इस केस को हल करने के लिए दिन रात जुटी हुई थी। पर इतना तो तय था कि पुलिस का पाला प्लीज वेट। इस आदमी को बोला यहाँ से जाने को आई। ये डॉक्टर तेरे यहाँ लेडी डॉक्टर नहीं है जी, बुलाइए। चल आओ आओ, कोई डरने की बात नहीं, आओ। देखिए, इंसिडेंट को 1 महीना हो चुका है। शरीर पे इंजुरीज है, पर शारीरिक इंजुरी से ज्यादा मन को दिमाग को चोट लगी है। इसका साइकियाट्रिक एग्जामिनेशन होना जरूरी है, उससे बहुत कुछ सामने आएगा। ओके। वो लोग जब मैं आंख बंद करती हूँ ना, तो सब मेरे आंखों के सामने आ जाते हैं। फोटो और वीडियो दोनों है, और सीधा इंटरनेट पर डालेंगे हम लोग। किसी अबला औरत की अस्मिता पर हमला करना हत्या से भी जघन्य अपराध है। ऐसी घटनाओं में मेडिकल एग्जामिनेशन घटना के 24 घंटों के अंदर हो जाना चाहिए, लेकिन स्नेहा के केस में ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से मेडिकल रिपोर्ट में गैंगरेप को साबित करने के कोई भी पुख्ता सबूत मौजूद नहीं थे। लेकिन शारीरिक दुष्कर्म का असर सिर्फ शरीर पर ही नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा औरत के दिल और दिमाग पर पड़ता है। अगर डॉक्टरी जुबान में कहें तो स्नेहा इस वक्त PTSD यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से ग्रस्त है। ऐसे में इंसान हर पल अपने आप को लाचार, बेबस और हारा हुआ समझता है, डिप्रेसिव और हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। साइकियाट्रिस्ट की टीम ने अपनी रिपोर्ट क्राइम ब्रांच को सौंप दी थी, और क्राइम ब्रांच ने पूरी जिम्मेदारी के साथ इस मामले की बागडोर संभाल ली थी। वो पांच उनमें से 16-17 साल का लड़का था शायद। शक्ल से वो सब ना गुड्डे थे, और उसके बाद कैबिन को लेके जाइए। भक्ति मिल के पास में डिस्क्रिप्शन से मैच करते हुए जितने भी लड़के हैं सब। पीड़ित लड़की सिर्फ एक लड़के का स्केच बनवा पाई थी। पुलिस ने भक्ति मिल्स के 2 किलोमीटर के दायरे में तकरीबन 150 लड़कों को टटोला, और उनकी दिन रात की कोशिश से उन्हें आखिर कामयाबी मिल ही गई। चलो भाई, चल जल्दी।
भाई 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 एक कुछ काम है मुझे, कुछ काम याद आया अभी आ जाऊंगा, दोबारा आ जाऊंगा। हाँ कहाँ है? सब मैं कब भाग रहा था, मैं तो घर जा रहा हूँ। चल थाने बात कर ली। सब हुआ क्या है? चल चल ले चलो। बेटे सच नहीं बोलेगा तो क्या होगा पता है? जैसा जो लड़के थे उनका कुछ हो ना हो, लेकिन तू लंबे टाइम के लिए अंदर जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ किया ही नहीं। चल बैठ जा। जिस लड़की के साथ तुम लोगों ने वो कांड किया ना, उसके साथ एक लड़का भी था। उसको अभी यहाँ बुलाऊंगा, वो तेरी पहचान करेगा, बात खत्म। तू जाएगा अंदर, बाकी चारों को ढूंढने की मेहनत कौन करेगा? मोहित लड़के को बुला। यस सर। सब बताता हूँ। सब 4 लोग थे। एजाज, वजीर, पंकज और सब आमिर और तू। हाँ साहब मैं था, पर साहब पिछली बार मैं नहीं था, पिछली बार टिल्लू था। मैंने कोई काम नहीं किया पिछली बार। मतलब पिछली बार किसके साथ कांड किया? सब वो जो टीवी पे आ रही है ना, वो अखबार वाली लड़की, उसके साथ उन चारों ने कांड किया था। एजाज, वजीर, पंकज, आमिर और टिल्लू। मैं नहीं था, मैं पिछली बार नहीं था, मैं एक फोटो जर्नलिस्ट अपने ऑफिस के असाइनमेंट के संबंध में अपने एक मेल सहकर्मी के साथ इसी भक्ति मिल में गई थी और इसी तरह 5 लोगों ने, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल था, उसके साथ बलात्कार किया। बाद में इस केस को लेकर मीडिया और लोगों में जबरदस्त जन आक्रोश हुआ और इस केस को सेनापति बापट मार्ग पुलिस से लेकर क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। उस घटना में क्राइम ब्रांच के हाथ अब तक कोई आरोपी नहीं लगा था। दोनों केसेस में फर्क सिर्फ इतना ही है कि स्नेहा शहर छोड़कर बिलासपुर चली गई और उसका केस 1 महीने के बाद दायर हुआ, जबकि फोटो जर्नलिस्ट के मामले में घटना के अगले दिन से ही पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस के हाथ अब आरोपी सनी लगा तो एक बेहद जटिल और संगीन सीरियल क्राइम की गुत्थी खुलने वाली थी। कल फोटो जर्नलिस्ट केस में इन्वॉल्व हमने एक लड़के को उठाया, जिसका नाम है टिल्लू। इसने वो सारे नाम बताए जो आपने बताए थे, वजीर, एजाज, आमिर, अलबत्ता इसने एक नया नाम बताया, पंकज। और ये पंकज जो है उस गैंग रेप में इन्वॉल्व है। जफर साहब मुझे लगता है कि उस मिल में कोई रैकेट है। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, ये एक रैकेट ही है। ये कमीने वहां हाथ लगा के बैठते हैं और आने जाने वाली लड़कियों का शिकार करते हैं। सर पूरा मीडिया और पब्लिक पुलिस के पीछे हाथ धो के पड़ी है सर। शरद वो तुम देखते जाओ इन कमीनों के साथ हम क्या करते हैं। सलाम साहब, अफजल बोल रहा हूँ। बोलो अफजल, क्या खबर है? एजाज दिल्ली से आ गया साहब, जरीमारी खोली में। तेरा नाम एजाज? हाँ। अरे क्या हुआ साहब? साहब अरे हाँ साहब, मैं मुमरा से बोल रहा हूँ। वो वजीर शेख है ना, जिसका टीवी पे न्यूज़ आया था, उसको मैंने देखा है उसकी गोली पे जाते हुए। वो ऑरेंज टी शर्ट वाला लड़का और जिसने ब्लैक पैंट ग्रे शर्ट पहनी है, वो वाला लड़का। हाँ सर, वही दोनों हैं, बाकी इनमें से कोई नहीं है। सर ये दोनों फोटो जर्नलिस्ट वाले केस में भी इन्वॉल्व है। 3 मिलने अभी और बाकी है। उस साथ बिलासपुर जाने के लिए विकास ने अपने मालिक से 1500 रुपए लिए थे। बिलासपुर में उसका दोस्त मनोज, उसकी मां सुमन, ये दोनों के बयान हमारे पास में है और ये दोनों बयान साबित करते हैं कि डर और बदनामी की वजह से ये दोनों मुंबई से बिलासपुर गए। जी सर। और हाँ, फोटो जर्नलिस्ट के केस को टीवी पे देखने के बाद और अपनी मां गायत्री के लगातार मुंबई आकर मिसिंग कंप्लेंट विड्रॉ करने के जिद से स्नेहा मुंबई आ गई और यहाँ आकर पीएसआई नम्रता के सामने उसने अपनी आपबीती सुनाई।
सर गायनाकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट के बयान से भी इस अपराध की पुष्टि होती है। शरद, हमारे पास में एक पुख्ता सबूत है। ये कॉल रिकॉर्ड। इन पांचों के मोबाइल 31 जुलाई और 22 अगस्त दोनों वारदात के वक्त भक्ति मिल में एक्टिव थे। उस दौरान इनकी लगातार आपस में बातचीत हो रही थी और ये एक दूसरे को बुलाकर इस जुर्म को अंजाम दे रहे थे। और तो और दोनों विक्टिम और उनके साथियों के भी फोन इस कंपाउंड के अंदर एक्टिव थे उस वक्त। सर इन सारे अपराधियों की बैठक भक्ति मिल में होती थी। ये लोग भक्ति मिल से आने जाने वाली लड़कियों को अपना टारगेट बनाते। सर लेकिन कई लड़कियों ने इस बात की कोई कंप्लेंट नहीं दर्ज कराई। यही तो मुश्किल है शरद। ऐसे हालात में अक्सर लड़कियां डर जाती हैं। स्नेहा भी डर गई, लेकिन उसने अपने आप को संभाल लिया। जर्नलिस्ट ने हिम्मत की और रिजल्ट सामने। जिस हैवानियत और प्री प्लानिंग के साथ में जुर्म को अंजाम दिया गया है, ऐसे दरिंदों को तो सिर्फ सजा नहीं होनी चाहिए, इन्हें सूली पे लटका देना चाहिए। हमारी तो पूरी तैयारी है और कोर्ट के फैसले पे हमें पूरा भरोसा है। दोनों ही बलात्कार के केसेस इंतहाई नाजुक थे। सभी अपराधियों को पकड़ना बहुत जरूरी था, क्योंकि न जाने और कितनी जिंदगियां खतरे में थी। पुलिस ने कमर कस ली थी और दिन रात काम में जुट गई थी। सारी मशीनरी हरकत में आ गई थी। जागरूक नागरिकों ने हिम्मत का प्रदर्शन किया और एक के बाद एक मिलती इंफॉर्मेशन से सिर्फ 3 दिनों में पुलिस ने सभी मुजरिमों को धर दबोचा। बलात्कार करता है, बलात्कार करेगा तू, बलात्कार करेगा तू, बात है रेप करने का शौक है, रेप करने का। स्नेहा के साथ हुए जघन्य अपराध में कोर्ट का फैसला आ गया, लेकिन फोटो जर्नलिस्ट के मामले को भी मेनली इसी केस से जोड़कर देखा गया, हालांकि उसकी सुनवाई अलग से हुई। फोटो जर्नलिस्ट मामले में स्नेहा के केस का संज्ञान लेते हुए माननीय अदालत ने आरोपी आमिर, वजीर और पंकज को रिपीट ऑफेंडर्स यानी कि एक ही अपराध को बार बार करने वाला मानकर महिला अपराध से जुड़े नए कानून आईपीसी की धारा 376 ई के तहत मौत की सजा सुनाई। यह अपने आप में एक अप्रत्याशित फैसला था। नए कानून के तहत देश में दिया गया ये पहला जजमेंट था। और वहीं दूसरी तरफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने दोनों नाबालिग आरोपियों सनी और टिल्लू को बाल अपराध से जुड़ी सबसे ज्यादा 3 साल की सजा। इस केस से जुड़े सभी अपराधी 5 दिनों के अंदर पकड़े गए और केस की चार्जशीट अपराध के 57 दिनों के अंदर कोर्ट में फाइल कर दी गई। इस केस में समाज की भूमिका भी काफी सराहनीय रही। यहाँ पुलिस को खबर उनके खबरियों से ज्यादा पब्लिक से मिली और स्नेहा जोशी और फोटो जर्नलिस्ट के अदम्य साहस को भी क्राइम पेट्रोल सलाम करता है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स। सबक एक को सिटी क्राइम्स के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। ऊंची ऊंची इमारतों से सजा ये शहर मुंबई दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में इसका शुमार होता है। पर न जाने क्यों ये शहर महिलाओं के लिए हमेशा से बेहद सुरक्षित माना जाता रहा है, लेकिन कुछ हादसे हमारे भरोसे की बुनियाद हिला देते हैं। मुझे हाथ मत लगाओ, पीछे मत आना मेरी बात तो सुनना। मुझे कोई बात नहीं सुननी, मेरे पीछे मत आ। क्या कर रही है? एक मिनट बात तो सुनने दे। मुझे हाथ मत लगाओ, मेरे पीछे मत आ। मेरी बात तो सुन ले पहले। मुझे कोई बात नहीं सुननी, पीछे मेरे को हाथ मत लगाओ। जिंदगी से बेतहाशा धड़के इन शहरों में आंखों के सामने से गुजरते दृश्य और अनजाने में सुने गए अल्फाज अपने अंदर न जाने क्या क्या रहस्य छिपाए रहते हैं। पर सच तो यह है कि बहुत कुछ होता रहता है इन भागते दौड़ते शहरों में, लेकिन पता तब चलता है जब घटनाएं अखबार की सुर्खियां बनकर आंखों में चुभने लगती। साल 2014 में मुंबई शहर में घटी चंद घटनाओं ने न सिर्फ मुंबई की बल्कि पूरे देश की नींद उड़ा दी थी। यह एक ऐसा हादसा था जिसने मुंबई की सेफ इमेज पर सवालिया निशान लगा दिया था। एक तरफ पैसा, पावर और आमची मुंबई पर गर्व करने वालों को शर्मिंदा किया था, तो वहीं दूसरी तरफ इंसानियत को भी कलंकित कर दिया था। क्या रे, मस्त तेरा हाथ चलता है, एकदम मशीन के माफिक। हाँ, कोई फायदा नहीं। अपन 200 जनों का खाना बनाते हैं और पगार कितना मिलता है? सिर्फ 5,000 रुपए। सुनना,
अरे तेरा कितना काम बाकी है, थोड़ा जल्दी करना इसको, फिर अपन साथ में लंच करेंगे ना। पीछे हटना, तेरे को पता है ना कि मेरे को पसंद नहीं है, और मेरे पैर पे भी चोट लगी हुई है। ये विकास क्या चल रहा है? तू अपना आशिकी ना बाहर जाके करने का, कितना काम पड़ा हुआ है, ग्राहक आकर बाहर बैठा हुआ है। स्नेहा, वो मैं क्या बोल रहा था कि तू और मैं, I mean, मैं और तू, हाँ बोलना। अपन के दिल में कुछ है तेरे लिए। हाँ तो फिर मेरे को क्या बोल रहे हैं? मेरी आई को बोलना। क्या? अरे तू पागल हो गई क्या? मैं तेरी आई को बोलूंगा आई लव यू? क्या? तेरे को बोला ना ये सब नहीं। क्या तू भी स्नेहा, अरे बचपन से जानते हैं ना मेरे को, भरोसा नहीं मेरे पे? भरोसा है, लेकिन शादी से पहले कुछ नहीं। पहले तुम दोनों सेटल हो जाओ, फिर शादी। तूने मेरे को बोला था ना कि तो भी जॉब के लिए अप्लाई किया। हाँ, कंपनी में टेलीफोन ऑपरेटर का काम है, और इसने भी एक नई कंपनी में ही अप्लाई किया हुआ है। तो अच्छी बात है ना, पर पहले काम धंधा जमा लो, थोड़ा पैसा जमा करो, फिर शादी के बारे में सोचो। लेकिन आई, हम दोनों मिलजुल के चला लेंगे, क्यों स्नेहा? नहीं, आई सही बोलती है। पहले हम लोग सेटल होंगे, थोड़ा पैसा वैसा जमा करेंगे और फिर शादी करेंगे। ठीक, मेरे तो माँ बाप है नहीं, आई जैसा बोलेगी वैसा ही कर। आई, अगर कभी मेरा इंटरव्यू पास हो गया ना, तो सीधा कैटरिंग का काम बंद और नया काम चालू। फिर तो हम पैसे वैसे जोड़ेंगे ना। मैं कार्ड दिखाती हूँ। अरे सुन, तूने जिधर अप्लाई किया वो कंपनी अच्छी है ना? हाँ, लेकिन आई कंपनी छोटी है, पगार बहुत अच्छी है। आई, अच्छा आई, कल मैं और विकास ना काम के बाद ना इंटरव्यू के लिए जाएंगे, और फिर उसके बाद महालक्ष्मी के मंदिर। तो आते वक्त थोड़ा सा देर हो जाएगा, चलेगा ना? देवी के दर्शन के लिए जा रही है ना, जा जा, पर सुन थोड़ा जल्दी आना, काजी मत करना तुझे। हाँ आई। इंटरव्यू तो बहुत अच्छा हुआ है, बस ये नौकरी मिल जाए, इसलिए जाते जाते ना महालक्ष्मी के मंदिर जाएंगे और फिर तुरंत घर। आई ने बोला है जल्दी आ। हाँ पता है मुझे आई ने क्या बोला है। आई ने तेरे को बोला जल्दी घर जाने का, है ना? अरे 7वीं बार बोल रही है तू। आई को फिक्र होती है इसलिए बोल रही हूँ। मालूम है तेरे आई को फिक्र होती है। स्नेहा, मुझे लग रहा है ना स्टेट स्कूल के पुराने। तेरे को बोला था देख के चलने का। बहुत दर्द हो रहा है, घर चलते हैं, मंदिर कभी और आएंगे। हाँ हाँ ठीक ठीक, चल चल। अरे स्नेहा, नहीं चला जा रहा, स्टेशन बहुत दूर है, कोई शॉर्टकट नहीं है क्या? एक मिनट रुक जा। भाई साहब, ओ, ये कोई शॉर्टकट है क्या? हाँ यही मिल बट्टी जाता है, जो मैं भी वहीं जा रहा हूँ। एक शॉर्टकट है, हम ऐसा निकलते, चला जा। अच्छा दर्द हो रही है, चला भी नहीं जाए। हाँ, यहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं, फिर उसके बाद निकल जाएंगे। अच्छा इधर बैठ जाए। बहुत दर्द हो रहा है। बस पास में स्टेशन, थोड़ी देर यहाँ बैठते उसके बाद निकलेंगे। ये जगह बहुत सुनसान है विकास, हम लोग ना यहाँ से चलते हैं, चलो। लेकिन स्नेहा, आखिर तू चल भी तो नहीं पा रही है ना,
थोड़ी देर यहाँ बैठते उसके बाद निकल लेंगे। बहुत दर्द हो रहा है। देख मेरी बात सुन, इसने मेरी बात सुन, इधर इधर देख, कुछ भी नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगा। हम अभी इसी वक्त चल के मंदिर में शादी कर लेते हैं। आई को मैं समझा दूंगा ना, तू टेंशन मत ले। शादी नहीं, आई को पता चलेगा तो हाँ ये मर जाएगी। आई देख स्नेहा, ऐसा कुछ नहीं। मैं मेरे दोस्त के घर चलता, वो बिलासपुर में रहता है। हम वहां जाके शादी कर लेंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। स्नेहा मेरी बात समझने की कोशिश कर, देख लेना। हेलो, हाँ माधव भाई, माधव भाई वो मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, वो मुझे गांव जाना है क्योंकि बाबा बीमार है। ठीक है, ओके। मेरी माधव भाई से बात हुई है, वो घाटकोपर स्टेशन आ रहे हैं पैसे देने के लिए, और फिर वहां से हम लोग बीटी निकल जाएंगे और बिलासपुर की कोई भी गाड़ी पकड़ लेंगे। वहां मेरा दोस्त रहता है, हम चल के वहां पे शादी कर लेंगे। स्नेहा मैं सब, हाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगा। तू इधर रुक, मैं अंकल से पैसे लेकर के आता हूँ। अंकल ने कुछ पैसे दिए, मैं तेरे लिए कपड़े लेकर के आता हूँ। वही स्नेहा पाएगा। हेलो मैडम, मैं स्नेहा जोशी की माँ बात कर रही हूँ। वो कल आपके यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आई थी ना? सॉरी मैडम, वो इंटरव्यू के बाद किधर गई मुझे नहीं पता। माधव जी, मैं स्नेहा की माँ बात कर रही हूँ। स्नेहा आई थी ना आपके पास कल? वो कल आई थी, लेकिन टाइम से थोड़ा जल्दी ही निकल गई थी। फिर कहाँ गई मुझे पता नहीं। शायद कल रात से मेरी बेटी घर नहीं आई। मैंने हमारे सारे बस्ती वालों को, उसके सारे दोस्तों को, हमारे सारे रिश्तेदारों को फोन किया साहब, वो कहीं नहीं है। साहब वो केटरिंग कंपनी जहाँ पे वो काम करती है ना, वहाँ पे भी फोन किया मैंने, वो वहाँ आकर चली गई। वो बोल के गई थी एक इंटरव्यू के लिए जा रही है, ये पता है इसका। यहाँ भी फोन किया साहब, यहाँ भी आके चली गई। वो कुछ पता ही नहीं है उसका। उसका मोबाइल नंबर 98। ठीक है मैडम, हमने कंप्लीट नोट कर ली है, हम पता करते हैं। और हाँ, उसका कोई फोन आए या उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिले तो सीधा इधर आके बता। मुझे पूरी न शोधा से। हाँ शोधता हूँ। क्या रे विकास, आने की खबर तो दे देता, मैं तुझे स्टेशन लेने आ जाता। मेरे बेटा और चाहिए? नहीं, वो दरअसल मैं जल्दी में निकला
तो सोचा कि दोस्त के घर पे जाता हूँ। अच्छा किया यहाँ चले आए, लेकिन सामान किधर है तुम्हारा? वो आंटी रास्ते में किसी ने मार लिया। ओ चल छोड़, कोई बात नहीं, मेरे कपड़े तू पहन ले, हाथ मुंह धो, माँ इसको मैं पूरा वाला कमरा दिखा देता हूँ। चल चल।